नमस्कार बच्चों, आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 9वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंदी विश्व शांति की भाषा है। हिंदी विश्व शांति की भाषा है। इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। यह जो पाठ है वह जापानी व्यक्ति साइजी माकिनो इनके द्वारा लिया गया इनका एक साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू है। जापान में इनका जन्म हुआ था। साइजी माकिनो इनका 11 फरवरी सन 1924 को, और साइजी माकिनो जो थे वह हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। इन्होंने हिंदी में कई पुस्तकों को लिखा है। मूलतः साइजी माकिनो जो है पशु चिकित्सक थे। बाद में कुछ समय के लिए इन्होंने दुभाषी का भी कार्य किया है। दुभाषी का अर्थ होता है कि दो अलग अलग भाषाओं का आपस में अनुवाद करना। तो इन्होंने हिंदी और जापान, यह दो भाषा उनको आती थी, तो जापानी और हिंदी भाषा का उन्होंने क्या किया है, दुभाषी के रूप में अनुवाद किया है। अब ये जो पाठ है वह साक्षात्कार है। अब साक्षात्कार हम किसे कहते हैं? तो साक्षात्कार यह हिंदी साहित्य का, हिंदी गद्य की एक लघु विधा है, छोटी एक विधा है। इसमें किसी भी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि पाए हुए व्यक्ति से बातचीत करके उसके संबंध में आवश्यक जानकारी पाठक या श्रोता को दिया जाता है। साक्षात्कार लेने के लिए जरूरी होता प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न बनाना, सवाल बनाना, यह साक्षात्कार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। यदि आप चाहे तो आप भी किसी भी एक विशिष्ट या पसंद व्यक्ति का साक्षात्कार ले सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रसिद्ध या पसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है तो सबसे पहले आपको उनसे क्या करना है, सवाल पूछने हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले साक्षात्कार लेने से पहले उन व्यक्तियों को आप कौन कौन से सवाल पूछ सकते हो इसकी एक सूची बनाना होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या याद रखना है कि साक्षात्कार में आप जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना चाहते हो उनसे आप कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, उनकी एक सूची सबसे पहले आपको बनानी होगी। और इस प्रकार आप भी किसी का भी साक्षात्कार ले सकते हैं। यह जो प्रस्तुत पाठ जो है हमारा साक्षात्कार इस हिंदी गद्य साहित्य विधा की एक जो विधा है उसका एक उदाहरण भी हम कह सकते हैं। अब अनुवाद करना किसे कहते हैं कि एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत करना, उसे ही हम अनुवाद करना कहते हैं। और जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं, और जिसमें अनुवाद किया जाता है उस भाषा को हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। और जो व्यक्ति अनुवाद करता है उसे हम अनुवादक कहते हैं। एक अच्छे अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही साथ दोनों देशों की प्रकृति, सांस्कृतिक अवस्था एवं लोक जीवन की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। चलो तो बच्चों, आज हम एक साक्षात्कार के रूप में यह पाठ अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ नंबर 9वां हिंदी विश्व शांति की भाषा है। प्रस्तुत पाठ हिंदी प्रेमी साइजी माकिनो से रत्नावली कौशिक की बातचीत पर आधारित है। तो किसका साक्षात्कार लिया गया है? तो साइजी माकिनो इनका साक्षात्कार लिया गया है। और किसने लिया है? तो रत्नावली कौशिक, इन्होंने यह साक्षात्कार लिया हुआ है। जापान में 11 फरवरी सन 1924 को जन्मे साइजी माकिनो
36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए तो फिर यही के होकर रह गए। आए तो गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर साक्षात्कार से पहले उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि वो भारत में कब आए और क्यों आए थे। तो आपको इस पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है, आपके पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि साइजी माकिनो भारत में कब आए। तो वह 36 वर्ष की उम्र में भारत में आए थे। और क्यों आए थे? तो पशु चिकित्सक के रूप में वह आए हुए थे और वह गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए थे, लेकिन भारत का, हिंदुस्तान का, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर और अन्य सारे सांस्कृतिक परिवेश देखकर फिर वह जापान में नहीं लौट सके। खादी क्या अपनाई संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो चला। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साइजी माकिनो से। अब आप देखें, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर यहाँ पर साइजी माकिनो दे रहे। पहला प्रश्न उनको पूछा गया है कि भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था। तो यहाँ पर उनको प्रश्न पूछा गया है कि जब वो भारत आए, हिंदुस्तान आए, तो किस उद्देश्य से वे भारत आए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर साइजी माकिनो दे रहे हैं कि सन 1958 ई की बात है, मुझे फुजी गुरुजी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया। वे सन 1931 ई को गांधी जी के सहयोगी थे, सहयोगी अर्थात मित्र, और सेवाग्राम में ही रहते थे। अब यहाँ पर उनको किसने बुलाया था, आमंत्रित किया था? तो फुजी गुरुजी ने, जो वर्धा में स्थित सेवाग्राम था, वहां पर उनको आने के लिए आमंत्रित किया था। और फुजी गुरुजी कौन थे? गांधी जी के सहयोगी थे और वह भी गांधी जी के साथ उनके सेवाग्राम आश्रम में रहते थे। यहाँ एक चिकित्सक की पशु चिकित्सक की आवश्यक थी। सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ और आज 55 वर्ष होने चले हैं, अब तो भारत ही मेरा घर है। बाद में फुजी गुरुजी ने मुझे रविंद्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की धारा बदल गई। तो अब देखिए, उन्होंने बताया है कि वो भारत में किस उद्देश्य से आए थे। तो उनको सेवाग्राम में पशु चिकित्सक की आवश्यक थी, तो फुजी गुरुजी ने उनको आमंत्रित किया था। कुछ वर्ष वह सेवाग्राम में रहे गांधी जी के पास, और उसके बाद फुजी गुरुजी ने फिर से उनको रविंद्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन में भेज दिया। और इस प्रकार यहाँ पर उनका दो व्यक्तित्व का उनके जीवन पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है, और वह है पहले तो गांधी जी और दूसरे है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया है कि हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। तो उनको प्रश्न पूछा गया है कि आपने यहाँ भारत में आने के बाद हिंदी सीखी है, या हिंदी सीखने का जो आपका सिलसिला है वो किस प्रकार से शुरू हुई, हिंदी के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी। उत्तर के रूप में बता रहे कि अप्रैल सन 1959 में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं। अब देखिए, जब पंढरपुर में सर्वोदय सम्मेलन में 1959 में जब हुआ था, तब विनोबा भावे जी उनसे मिले थे और उन्होंने सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखने का उनको आग्रह किया था। मैंने हिंदी सीखना आरंभ कर दिया और इस प्रकार उन्होंने हिंदी भाषा सीखने के लिए शुरुआत कर दी। उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर्य नायकम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सीखना बहुत मुश्किल काम था। अब देखिए, विनोबा भावे जी ने उनको
हिंदी भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और इस प्रकार उन्होंने हिंदी भाषा सीखना आरंभ कर दिया। और उन दिनों में सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर्य नायकम हुआ करते थे, तो उन्होंने उनके लिए एक अच्छे से हिंदी टीचर को भेज दिया था और इस प्रकार उन्होंने हिंदी भाषा सीखना आरंभ किया था। शुरुआत में उनको हिंदी सीखना बहुत ही कष्टप्रद हुआ, मुश्किल काम था, क्योंकि उनका जो उच्चारण था वह जापानी उच्चारण मिश्रित हिंदी होती थी। इस वजह से उन पर बहुत ही उस समय हिंदी भाषा सीखने में कठिनाई हो रही थी। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सिखाना बहुत मुश्किल काम था। मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी, पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी युकिको को, जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था, हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। अब देखिए, वह कहते हैं कि उन्होंने भी तो हिंदी सीखना प्रारंभ किया था। यहाँ से हमें पता चलता है कि केवल सिर्फ हिंदुस्तान के प्रति ही उनके मन में प्यार नहीं था, बल्कि उन भाषा के प्रति भी उनके मन में जिज्ञासा और प्रेम दिखाई देता है। केवल उनके ही मन में नहीं, बल्कि उनकी पत्नी जो जापान में जब रहती थी तो उनका नाम युकिको था, लेकिन जैसे ही वो भारत में आ गई सेवाग्राम में, उनको सुजाता ये नाम दिया गया और उनको भी हिंदी सीखने का रुचि दिखाई देती है और इसलिए हिंदी सीखने के लिए उनकी पत्नी जो सुजाता नाम से जानी जाती थी, उनको वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रही। छात्रावास, जहाँ पर विद्यार्थियों को रहने के लिए जो स्थान होता है वहाँ पर उसे हम छात्रावास या हॉस्टल कहते। तो 6 महीने तक वो हॉस्टल में रही और हिंदी पढ़ना उन्होंने आरंभ किया। शायद जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा रही है। अब देखिए, उनकी पत्नी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि जापानियों में सर्वप्रथम हिंदी सीखने वाली जो महिला थी वह उनकी पत्नी थी, जो सुजाता नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सेवाग्राम में रहकर तो आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे। इसका उत्तर उन्होंने दिया है कि सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखे के महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। अब देखिए, वह पशु चिकित्सक थे, इसलिए उनका ज़्यादातर जो अधिक संबंध सेवाग्राम में आ रहा था वो गौशाला, और गौशाला में उनको इतना ज़्यादा समय लग जाता था काम करने में, तो गांधी जी के सेवाश्रम में रहकर भी उन्होंने चरखे की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बात का अफसोस वो अभी व्यक्त कर रहे हैं कि चरखे के महत्व को आज अभी वो समझ रहे हैं, और वह कहते हैं कि आज के युग में चरखे का प्रचार और प्रशिक्षण बहुत ही महसूस है, और उसके लिए उन्होंने अपने उस अफसोस को यहाँ पर व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है कि गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखते हैं उसका उत्तर। उन्होंने दिया है कि गुरुदेव जी के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। अब देखिए, शांति निकेतन में आने के बाद उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इनके व्यक्तित्व का प्रभाव उनके जीवन पर किस प्रकार पड़ा, इसका वर्णन वो करे। उसके साथ ही शांति निकेतन का जो प्राकृतिक सौंदर्य था, उस वहाँ का जो माहौल परिसर था, वह इतना मनमोहक था कि उनके मन को उस प्राकृतिक सौंदर्य ने आकर्षित कर लिया था, और इसी कारण वे कहते हैं कि वह शांति निकेतन का प्राकृतिक सौंदर्य छोड़कर कहीं और जाने का इच्छा उनकी नहीं हुई। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ता रहता। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज स्पष्ट सुन सकते थे। तो यहाँ पर देखिए, शांति निकेतन की क्या विशेषताएं थी, इसका वर्णन किया। एक तो उनका वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही आकर्षक करने वाला था। उसके साथ ही वहाँ पर जो वहाँ का जो माहौल था, वातावरण जो था, वह बहुत ही शांत था, आह्लाद था। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि पुस्तकालय में अगर कोई छात्र जाकर कोई भी किताब पढ़ता है तो उस समय वहाँ की शांतता, इतनी शांति रहती थी वहाँ पर कि घड़ी के
कांटों की घूमने की जो आवाज है वह स्पष्ट सुनाई देती थी। मैंने भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपने जीवन साधना का आधार बना दिया। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है या इतने वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है। अब देखिए वो दोनों यहाँ पर उन्होंने जो वर्णन किया है गुरुदेव इनके व्यक्तित्व का और शांति निकेतन के वातावरण का, तो इन दोनों चीजों का उनके जीवन पर असर हुआ है, इसका वर्णन वो कर रहे हैं। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। अब देखिए वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ उन्होंने शांति निकेतन के अंदर जो पूरे विश्व की, पूरे संसार की जो संस्कृतियां हैं उसके क्षमताओं का वर्णन उन्होंने किया है। यहाँ की प्रकृति स्वयं यहाँ की पुरानी कहानियां सुनाती रहेगी। इसी भूमि में मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभावों से शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। अब देखिए चाहे वो सेवाग्राम हो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर इनका शांति निकेतन हो, वहाँ पर बहुत सारे महान व्यक्तित्वों से उनकी मुलाकात हुई और यह इन सारे चीज़ों का असर उनके जीवन पर पड़ा है, इसका वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। तो बच्चों अब तक हमने इस सेशन में क्या पढ़ा, साईजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए थे यह हमने देखा, और उसके साथ साथ हमने शांति निकेतन की उन्होंने जो विशेषताएं बताई है उसको हमने पढ़ा। आगे भी साईजी माकिनो इनका साक्षात्कार हमें विस्तार से पढ़ना है, लेकिन उसका अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।